महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव एक ऐसे रण में तब्दील होता चला जा रहा है जहां समीकरण लगातार बनते, बिगड़ते या फिर टूटते नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि 25 साल पुराना गठजोड़ टूट के कगार पर आकर खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आमने सामने खड़े होते दिखाई दे रहे हैं और एक अरसे बाद उद्धव ठाकरे के कड़े बोल सामने आते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने अब एक ही रास्ता है, या तो अपने पुराने सहयोगियों के साथ गले मिला के आगे बढ़ जाएं या फिर रास्ता अलग अलग होता हुआ दिखाई दे। तो आइए सबसे पहले एक छोटी रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं, कैसे तमाम समीकरण महाराष्ट्र में चुनाव आते ही बिगड़ते और टूटते नजर आ रहे हैं। कल के साथियों में अब कुर्सी के लिए संग्राम छिड़ गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले 20 साल से भी ज्यादा पुराने शिवसेना बीजेपी गठबंधन में खींचतान बढ़ती जा रही है। बीजेपी लगातार शिवसेना से डिमांड कर रही है कि दोनों बड़ी पार्टियों को 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले और बाकी 18 सीट सहयोगियों के लिए छोड़ दी जाए। शिवसेना सीटों के इस नए गणित को सिरे से नकार रही है। भाजपने सांगितलं की 135 जागा आम्हाला हव्या, त्यांनी ओपनली सांगितलेलं आहे, तसं मी ओपनली सांगितलं, मी देऊ शकत नाही, ओपनली सांगितलं आणि टाइमिंग सांगितलं। शिवसेना दो टूक बात कर रही है तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी ने कहा है कि इस किस्म के फैसले टीवी पर नहीं टेबल पर होते हैं। जो टेलीविजन पर कहा जाता है, कोई नेगोशिएशंस बाहर नहीं होते, नेगोशिएशंस टेबल पर होते हैं, बातचीत का क्रम होता है। हम भी कई विषय कई बार टेलीविजन पर कहते हैं, वो सर्वमान्य नहीं होता है। कई बार सहयोगी भी कुछ कहते हैं, वो सर्वमान्य नहीं होता है। ये बातचीत के क्रम में ही तय हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी गठबंधन में सीटें बढ़वाने पर अड़ी है तो उद्धव ठाकरे इस दबाव के जवाब में सीएम पद पर दावेदारी का दांव खेल रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर दोनों पुराने दोस्त आमने सामने आते क्यों दिख रहे हैं? क्या बीजेपी को इस बात का गुमान हो गया है कि लोकसभा की ही तरह वो महाराष्ट्र में भी अपने बूते सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा हासिल कर लेगी? क्या इसी वजह से बीजेपी अब शिवसेना से किनारा कर लेने का बहाना ढूंढ रही है? क्या कांग्रेस की ही तरह बीजेपी ने भी अच्छे दिनों में पुराने सहयोगियों को दरकिनार कर आगे बढ़ने की रणनीति अपना ली है? सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड टीम न्यूज नेशन मुख्यमंत्री से कि सभी आकर, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। 119 सीटें लड़कर 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2009 में जीती थीं। इसके साथ अगर शिवसेना की बात कहें तो 169 सीटों पर शिवसेना ने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन सफलता सिर्फ 44 सीट पर मिली थी। पते की बात यहां पर यह है कि वोटिंग परसेंटेज शिवसेना के पास कहीं ज्यादा था। जहां उद्धव ठाकरे नरम राजनीति करने के लिए माने जाते हैं, जिस गरम अंदाज में आज उन्होंने कहा कि 135 से ज्यादा किसी कीमत पर नहीं दूंगा, इस बात पर जरा चर्चा करें। हमारे साथ वरिष्ठ पैनल इस वक्त मौजूद है। संजय निरुपम कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनिल बनूनी जी मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार और महाराष्ट्र पर खास नजर रखने वाले अशोक वानखेड़े जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन चर्चा से पहले जरा ये हम आपको बता दें कि कैसे उद्धव ठाकरे ने अपनी इस गर्मी को जरा नरम भी कर दिया, ये भी देख लीजिए। देखो 25 साल से युति चलती आ रही है और जब भी चुनाव आता है ऐसा क्षण आ ही जाता है कि लगता है कि इस पर या उस पर, लेकिन आज तक तो इस पर ही रहा है, उस पर हुआ नहीं है। तो अशोक जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से ले लूं, ये आर या पार की लड़ाई है या आपको लगता है कि 135 का नारा देकर उद्धव ठाकरे ने दरअसल हर किसी को चित्त करने की कोशिश की है? उद्धव ठाकरे का जो अभी आपने कोट दिखाया जी, वो खुद ही बताता है कि वो खुद कहते हैं कि चुनाव के पहले ऐसे हमारे बीच में तकरारें होती है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ जाता है ये सब वही होता है जो इतने सालों से होते आ रहा है। मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से ये चुनाव पहला चुनाव नहीं, इसके पिछले भी चुनाव और उसके पिछले भी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना में हमेशा सीट बढ़ाने को लेके थोड़ा बहुत झगड़ा चलता है। जी। इस बार भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। एक तो पिछले साल भी, पिछले चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनती यदि शिवसेना राज ठाकरे को अलग नहीं होने देते जी, तो पिछली बार भी हार का ठिकरा शिवसेना पे फूटा। ज्यादा सीटें लड़ने के बाद भी शिवसेना सीटें कम लेके आई जी। तो ऐसे में भाजपा का यह अधिकार बनता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना वजूद ढूंढेगी और अपनी सीटें ज्यादा मांगेगी जी। इसी तहत कांग्रेस और एनसीपी में भी झगड़ा चल रहा है, लेकिन शिवसेना में जो यदि आज शिवसेना की स्थिति देखें तो शिवसेना उतनी अपबीट नहीं है, उतना उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है जो पहले हुआ करता था
क्योंकि बाल ठाकरे की डेथ के बाद का पहला इलेक्शन है ये, उनके नहीं होने पे। उद्धव ठाकरे का खुद का स्वास्थ्य बहुत चिंताजनक स्थिति में है, इसलिए पूरी पार्टी चिंता में है। जो नया नेतृत्व है आदित्य ठाकरे का, उसको वो मैच्योर होने में कम से कम 5 साल का समय चाहिए। तो ये 5 साल का खेल है। इसी 5 साल में अभी नहीं तो कभी नहीं के तहत बीजेपी भी प्रेशर बनाए बैठी हुई है। और दूसरा जो अहम सवाल है जो आपके इसमें नहीं आया, वो ये है कि ये महायुति है, इसमें बाकी भी घटक दल है, उनको कौन सीट देगा, ये बहुत अहम बात है। बात ये हो रही है कि पहले उनको सीट देके बची हुई सीट आधी आधी ले ले, या आधी आधी सीट ले ले और इनकी सारी चीजें भाजपा देख ले, क्योंकि भाजपा ने पहले भी राज्यसभा में सीट देके अपना त्याग तो किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अनिल जी, क्या विचार है भाई आप लोग, क्या इसी तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में छाए रहेंगे आप लोग? क्योंकि भाई यही बनता है, अगर ये नूरा कुश्ती है तो नूरा कुश्ती किस लिए? नहीं, देखिए, नूरा कुश्ती का विषय नहीं है। आप देखिए कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसमें हम आपस में बातचीत करते रहते हैं और हमारा लक्ष्य जो है इस वक्त कांग्रेस को वहां से हटाने का है। 15 साल का जो वहां नहीं तो लक्ष्य आपका जिस प्रकार का शासन रहा है सरकार है, लक्ष्य कहां साध्य होता दिख रहा है? जिस तरीके से उद्धव जी सामने आके कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मैं आपको 135 सीटें से ज्यादा नहीं देना चाहता, सहयोगियों की सीटों को अभी आपने रूडी जी का एक बयान दिखाया कि जो है टीवी चैनल पे और डिबेट में नहीं होता है, टेबल पे बातचीत होती है, बातचीत हो रही है और हमारा लक्ष्य दोनों का यही है कि किसी प्रकार से 15 साल का जो जिस तरह का घोटालों की सरकार रही है उसको किसी तरह से हटाना, उसको किसी तरीके से कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करना, ये हमारा लक्ष्य। पे बात करती है आपकी सरकार, ट्वीट पे बात करती है, आपके प्रधानमंत्री ट्वीट पे बात करते हैं, टेलीविजन पे सारे नेता बात करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम टेलीविजन पे ये नहीं होते। राजनाथ सिंह ने जो कहा, आपकी सरकारें क्या क्या करती हैं ये आप मत बताइए। आपकी सरकारों में क्या क्या? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। अनिल जी, अशोक जी है वरिष्ठ पत्रकार, बिल्कुल नहीं दिख रहा आपका। मैं चाहता हूं कि आप संजय जी से इस मामले में सीधा सवाल कर ले। संजय जी, क्या आपको लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में है ये दरअसल कुर्सी के लिए रसाकसी अभी से चालू है? कारण मैं माफी चाहता हूँ, मुझे वीडियो नहीं मिल रहा, मुझे लगा कि जी कोई दिक्कत नहीं। संजय जी, बिल्कुल, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये कहती है कि महाराष्ट्र का विकास नहीं हुआ, बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही है? जी आ रही, बिल्कुल। बहुत सो रिफ्लेक्ट हो रही है आवाज। तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरा एक प्रचार किया कि महाराष्ट्र में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, जनता का कल्याण नहीं हुआ है और इसलिए उनको सत्ता चाहिए कि जनता का कल्याण करें। अब जो इनका विवाद निकल के आ रहा है उसमें यह दिख रहा है कि जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। सीटों के बंटवारे के ऊपर दो पार्टियों के बीच एक विवाद होता है, लेकिन यहां विवाद सिर्फ सीट का नहीं है। यहां तो दोनों पार्टियां ये देख रही हैं कि कैसे उनके पास मुख्यमंत्री का पद आए। कभी उद्धव ठाकरे जी कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, कभी बोलते हैं नहीं बनना चाहता हूं, कल परसों बोले बनना चाहता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसे ही लोकसभा के रिजल्ट है, बोला गया दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, मैंने देवेंद्र फडणवीस इनके अध्यक्ष हैं। अब बीजेपी में कम से कम 5 लोग चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बन के बैठे, 1-2 नेता जो दिल्ली में मंत्री बने उनके अंदर भी इस प्रकार की एक अभिलाषा है। तो ऐसे में दोनों पार्टियां सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए लड़ रही हैं। पूरा महाराष्ट्र देख रहा, महाराष्ट्र की जनता। संजय जी, लेकिन आपके यहाँ भी कहानी दूसरी नहीं है। संजय भाई, लोलुपों को सत्ता देनी है। संजय भाई आपके पास भी वही है, कांग्रेस और एनसीपी में भी वही खींचतान चल रही है सीटों को लेके, और आपके यहाँ पे भी ऐसा तो है नहीं कि अजित पवार मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते, उनकी सारी एक्सरसाइज ही मुख्यमंत्री बनने की है। आपके यहाँ नारायण राणे से लेके पतंगराव कदम तक सख्त चक्कर काटते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो मैं तो सोचता हूं कि आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? जब राजनीति में आए तो मुख्यमंत्री बनने का अधिकार सबको है, आप भी अभिलाषा पाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा अब जरा आप तो बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे मुख्यमंत्री बनने के लिए शुभकामनाएं दी, लेकिन मेरे मन में ऐसी कोई अभिलाषा नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। एक बात स्पष्ट कर दूं। दूसरी बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से एक चेहरा पूरे महाराष्ट्र के लोगों के सामने है और उस चेहरे का नाम है पृथ्वीराज चव्हाण।
वो हमारे मुख्यमंत्री, और आने वाले दिनों में उनके नेतृत्व में ही हम पूरे चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश शिवसेना और बीजेपी के अंदर इतना सिर फुटौल है कि कोई चेहरा सामने निकल के नहीं आएगा। कभी बाला साहब हुआ करते थे, उनका चेहरा आपने दिया करते थे। बिल्कुल अनिल जी कह रहे हैं कि एनसीपी से भी पूछ लें संजय जी। तो बस तीसरी बात एक मिनट अभी इसे हाथ कंगन को आरसी क्या नवाब मलिक साहब एनसीपी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बात कहता हूं तीसरी, एक मिनट संजय जी, बस एक मिनट प्लीज, एक मिनट जरा, एक मिनट संजय जी बस। नवाब साहब क्या आपके बीच में मुझे मेरी तीसरी बात तो सुन लो जरा, बस एक मिनट आ रहा हूं, तीसरी बात सुन लीजिए प्लीज। मेरी तीसरी अच्छा चलिए बताइए जी, मेरी तीसरी बात सुन लीजिए। मेरी तीसरी नहीं, मेरी फिर तीसरी बात सुन लो, उसके बाद आप जाओ जी, बताइए। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस में सीटों के बंटवारों के लेकर के एक बातचीत चल रही है। एनसीपी ने ज्यादा सीटें मांगी है, कांग्रेस ने कहा है कि बिल्कुल देंगे, लेकिन अब जितना मांग रहे शायद उतना देना मुश्किल होगा, और मुझे लगता है इस मुश्किल को समझेंगे और बहुत जल्दी बातचीत हमारी संपन्न हो जाएगी। चलिए अब आप नवाब भाई को लाइए सीन। नवाब मलिक जी, भाई देखिए पहले ही संजय जी ने अपनी तमाम भूमिकाएं साफ कर दी हैं। आपको उतनी नहीं देंगे सीटें जितनी आप चाह रहे हैं, और जिस तरीके से अभी वहां पर बातें निकल कर आ रही हैं एनसीपी के भीतर से, मत बन रहा है कि अगर शिवसेना और बीजेपी में दो फाड़ हो जाए तो आप भी दो फाड़ की स्थिति में बनते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि पिछले 15 साल से हम लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं जी। पिछले 5 चुनाव हमने मिलकर लड़े हैं जी। आगे भी चुनाव मिलकर लड़ा जाए, ये हमारी इच्छा है। कांग्रेस के सामने प्रस्ताव 144 सीट का रखा गया है, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं पवार साहब, वो दिल्ली में बात कर रहे हैं जी। और अंतिम निर्णय उन्हें लेना है। हमें आशा है कि जल्दी इस पर फैसला होगा। लेकिन ये बताइए कि क्या कांग्रेस के रवैये से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना और बीजेपी के बीच में सिर फटौल है, यह अपने आप में इंगित करता है। मुझे लगता है कि सिर फुटबॉल की स्थिति तो हमारे बीच में नहीं है। जहां तक शिवसेना बीजेपी का सवाल है, गिदड़ भपकी है, वो एक साथ भी चुनाव हमसे नहीं जीत सकते। ये तो उनका कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखने के लिए अभी समय है उन्हें घोषणा करना। नवाब मलिक जी, क्या एनसीपी कांग्रेस ये चुनाव पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में लड़ेगी, उनको मुख्यमंत्री दिखा के सामने? ऐसा है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो जाने के बाद ज्वाइंट कैंपेन होगा। उनके लीडर कौन होंगे, हमारे लीडर कौन होंगे, सामूहिक नेतृत्व को लेकर हमारा चुनाव होता है। लेकिन ये बात सच है कि पिछले 2 बार से हमारी सीटें कम आई तो भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा। एक समय ऐसा आया जब हमारी सीटें ज्यादा थी, तब पार्टी ने निर्णय लेके कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बनाया था। ये भी इतिहास है। तो क्या इस बार भी कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री रहेगा? जो भी होगा नतीजे आने के बाद बैठकर उसको हल करेंगे। चलिए तो ये तो क्लेम कर रहे, अब यही सामने है, यहीं पर है कि बात कहीं भी साफ नहीं होती। संजय भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल उनके हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, ये कहते हैं कि बाद में तय होगा। बिल्कुल, तो ये स्पष्टता यहीं नहीं है। इसके ऊपर भी एक चीज और आपको हम लोग दिखा दे। अजय जी मेरा ये कहना है, जी मैं आ रहा हूँ अनिल जी, बस एक मिनट, आप ही के ऊपर ये सवाल है। मैं जरा स्पष्ट करूं संजय जी, जरा एक चीज और देख लीजिए। शिवसेना के नेता जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहीं कम नहीं हैं। उनमें से एक नेता तो आगे बढ़कर यहां तक कह रहे हैं कि भाई साहब गृह मंत्री का पद तो मेरे पास आने वाला है। अब देखिए क्या होने वाला है, देखिए। तो आपका ये मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन वाला जो मामला है, इस बात मैं तो पक्की हर सभा में बोलता हूं, सरकार आने के बाद गृह मंत्री तो मैं ही बनने वाला हूं। आप बताइए नितिन जी, भाई आप लोग तो तय कर चुके हैं सत्ता आने वाली है, और आपके नेता पहले ही से ऐलान भी कर रहे हैं पब्लिक मीटिंग्स में कि कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा। अनिल जी, मैं एक बात जो पीछे एनसीपी के जो हमारे नवाब साहब ने बोली है कि इनके बीच में और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग की जो बात है वो आपस में चल रही है, हो जाएगी। मुख्यमंत्री को लेकर जो बात है उनके बीच में सब ठीक है, हमारे बीच में सर फुटबॉल बोलता बता देते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ हमारा जो अलायंस है वो ज्यादा मैच्योर है, हमारा अलायंस ज्यादा समय से चल रहा है और ज्यादा विश्वसनीयता है आपस के बीच में।
और आप देखिएगा कि आने वाले कुछ दिनों में क्लियर होगा और हम लोग कांग्रेस को वहां से सत्ता से हटाएंगे। सत्ता से तो आप जब हटाएंगे जब वोटिंग होगी, लेकिन अनिल जी इतना तो बता दीजिए कि आपके नेता पहले से ऐलान करते दिख रहे हैं कि मंत्री पद किसको क्या मिलेगा, ऐसे लोगों को आप क्या करेंगे भाई? नहीं, वो मेरे को असली में वीडियो दिख नहीं रहा है कुछ भी यहाँ से, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह से सरकार, अगर आप चाहते हैं तो हम आपके नेता की बात दोबारा सुनवा देते हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर से गुजारिश करता हूं कि आइए जरा एक बार फिर से अनिल जी को भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात सुना देते हैं, जो कि महाराष्ट्र में चुनाव के साथ अपने गृह मंत्री होने का ऐलान पहले ही से करते जा रहे हैं। अनिल जी जरा आवाज सुन लीजिए। विनोद तावड़े की आवाज। विनोद तावड़े जी की आवाज है ये, आइए आपको दिखाते हैं। ये मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन वाला जो मामला है, इस बात मैं तो पक्की हर सभा में बोलता हूं, सरकार आने के बाद गृह मंत्री तो मैं ही बनने वाला हूं। तो आप बताइए अनिल जी। नहीं, देखिए, मैं किसी की व्यक्तिगत बात पर मैं उस पर अपना जवाब नहीं देना चाहता हूं जी। और मैं सिर्फ इतना पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सब ठीक है, हमारी आपस में बात हो रही है, लोकतंत्र में जैसे बात होती है वो सब बात चल रही है और आने वाले कुछ समय में ये क्लियर हो जाएगा। हम लोग महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस को वहां से हटाएंगे और लोगों को सुशासन दोनों एक दूसरे को हटाना चाहते हैं गठबंधन, लेकिन जरा आप संजय जी आप बताइए। नहीं, देखिए, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का प्रदेश के अंदर माहौल है, जिस प्रकार से वो भगदड़ मची हुई है। बिल्कुल संजय जी। अजय जी अजय जी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन बहुत मैच्योर्ड है, इतना मैच्योर्ड है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को नपुंसक कहती है और दूसरी पार्टी एक दूसरी पार्टी को, यानी पहली वाली पार्टी को कहती है कि ज्यादा वासना तलाक का कारण होता है। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ये एक दूसरे के बारे में कर रहे हैं, कम से कम कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस में सीटों के बंटवारे के समय इस लेवल पर तो कोई नहीं उतरा है। हाँ, हम समर्थन करते हैं एनसीपी की सीटें बढ़नी चाहिए, कितनी बढ़नी चाहिए वो एक बातचीत के तहत निकल के आएगी, लेकिन माफ करिए, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अपने घमंड, अपने अहंकार और अपने लालच में इस प्रकार से बहक गई है, बिगड़ गई है कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। संजय निरुपम जी, आपकी पार्टी में लालच, आपकी पार्टी में सब लोभ, ये सब आपका हिसाब किताब है जो आप बता रहे हैं हमें। ये जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता जानती है कि लोभ की राजनीति कौन करता है, ग्रीड की राजनीति कौन करता है। ठीक है, चलिए, हमने ही नपुंसक बोला अपने सहयोगी को, हमने ही तलाक की बात कही है, हमने ही किया ना, हमने आपके यहाँ तो कोई क्या बोलेगा, सबको पता है आप जाने वाले हो, आपके सब नेताओं को पता है, आपके मुख्यमंत्री को पता है कि जाने वाले हैं, जब सबको मालूम है तो आप क्या बोलेंगे आप लोग। तो नवाब मलिक साहब आप क्या कहना चाह रहे थे? ये भारतीय जनता पार्टी 2004 में जब चुनाव हुआ यही बोल रहे थे कि ये सरकार 5 साल पूरे हो गए अब चली जाएगी। 2009 में चुनाव हुआ तब भी ये कहते थे कि ये सरकार 5-10 साल हो गए अब चली जाएगी। अब वही रटे हुए तोते की तरह बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि 2 बार इन्होंने प्रयास किया, इस बार भी ये असफल। नवाब साहब, इस बार पक्का चले जाएगी, चिंता मत कीजिए, इस बार पक्का जाएगी इस बार। देखिए, इस बार कसम खा के कह रहे हो। ये पोपट हाँ, नवाब साहब इस बार खाली नहीं जाए। ये तोते की तरह आप लोग रटे हुए हैं। जनता है, सारे वोट इन्हीं को देने हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपका जो अहंकार है ये जल्दी टूट जाएगा। नवाब साहब, आपका अहंकार जल्दी टूटेगा। सवाल ये है कि भाजपा इस बार जो दावे के साथ कह रही है उसके लोकसभा चुनाव के जो नतीजे है वो उनको बल देता है, लेकिन अभी भाषा का मामला उठा है, भाषा का मामला उठा है। मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ, विदर्भ से हूँ, यवतमाळ जिले से, जहाँ सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती है। लेकिन मुझे लगता है एक मराठी होने के नाते जो भाषा का स्तर राजनीति में महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से गिरा है वो बहुत ही शर्मनाक है। ये ऐसा नहीं कि ये बीजेपी शिवसेना में है, इसके पहले कांग्रेस एनसीपी को भी जब ये सत्ता में थे तो भी भाषा का स्तर, चाहे फिर नारायण राणे हो, चाहे फिर अजित पवार हो, यदि पानी मांगने पे आप यूरिनल करने की बात करते हैं तो वो भी एक बात हुई थी। तो महाराष्ट्र में ये चिंता का विषय है और ये सभी राजनीतिक पार्टी को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि जब भाषा का प्रयोग करे पब्लिकली तो थोड़ा सा संयम रखे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और ये महाराष्ट्र की कल्चर नहीं है। बिल्कुल, महाराष्ट्र के नेता अपने लिटरेचर और अपने लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते थे। बिल्कुल, नवाब जी। नहीं, ऐसा है, वानखेड़े जी
महाराष्ट्र में इस तरह की अजीत पवार जी ने ग्रामीण भाषा में कुछ गलतियां की थी, उसका प्रायश्चित किया, लोगों से क्षमा मांगी। लेकिन शिवसेना के नेताओं के भाषण इसी तरह से गाली गलौज करने वाले पहली बार नहीं, पिछले 3 साल से इस भाषा का इस्तेमाल शिवसेना करती है। पानी के लिए कोई यूरिनल की बात करेगा तो माफी मांग ले। नवाब जी, मैं प्रायश्चित वाली बात में उनको भी दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं एक ओवरऑल मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी को बात कर रहा हूँ। बात पूरी करने दीजिए। वानखेड़े जी, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और वो भी एक बार इरिटेट होकर उनको भी एक ऐसे शब्द का यूज करना पड़ा कि फिर टेलीविजन पे ही फिर बाद में कोर्ट केस और वो मामले चलते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा संयम, मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ किसी पे, एक गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा भाषा का संयम हो तो सही में वो महाराष्ट्र की जो तासीर है वो बनी रहेगी। नहीं, आप मुझे बोलने दें, वानखेड़े जी, यही बाला साहब की भाषा को आप लोग ठाकरे शैली बोलते रहे। यही आठवले साहब जो उनके साथ हैं, उनको अपने भाषण की मैं क्लिप बाला साहब की दिखा दूं। कौन आठवले? गोदड़ीत मुतनारा आठवले। इस तरह की भाषा मैं आपको दिखा दूंगा जिसका आप लोग ठाकरे शैली। चलिए, नहीं, मैं भी आपको शरद पवार की 10 क्लिपिंग दिखा सकता हूँ जिसमें शरद पवार ने बहुत ही उच्च कोटि का साहित्य, उनके भाषण को मैं साहित्य मानता हूँ। शरद पवार जी ने कभी अपना संयम खोया नहीं। अजीत पवार के संयम खोने में मुझे दुख है और मैं आरोपित नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बाला साहब से लेके ठाकरे घराना गालिम गलौज के सिवा कोई बात नहीं करता। कोई महिमा मंडित नहीं करता। महाराष्ट्र इसीलिए वो सत्ता में नहीं रहे इतने साल। इसीलिए नवाब मालिक, इसीलिए आप लोग सत्ता में रहे। आप मानिए, महाराष्ट्र की जनता इसको नहीं एक्सेप्ट करती। संजय जी, आप उन्हें संजय जी भाई करते रहे आप ही लोग। आपका तो पुराना अनुभव भी है शिवसेना के साथ। मुझे नवाब भाई नहीं, नवाब भाई, मुझे इस विवाद में नहीं पड़ना है। मैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो अति आत्मविश्वास है ना, उस संदर्भ में एक लाइन कहना है। लोकसभा चुनाव में इनको आशातीत सफलता मिल गई। अब उस आधार पर ये समझते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी कामयाबी मिल जाएगी। ऐसा होता नहीं है। हर चुनाव की अपनी पृष्ठभूमि होती है, उसके अपने आयाम होते हैं। तो जो माहौल लोकसभा चुनाव के समय महाराष्ट्र में था, वही माहौल विधानसभा चुनाव के समय रहेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, हम 15 साल से सत्ता में हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। हमारे बहुत सारे एमएलए 2-3 टर्म से एमएलए हैं, उनके खिलाफ भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं। एक दूसरी बात, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी 25 साल से मुंबई में है। मुंबई के तमाम बुनियादी प्रश्नों पर शिवसेना बीजेपी फेल हो गई है। चाहे रास्ता बनाने का प्रश्न हो, स्कूल चलाने का प्रश्न हो, अस्पताल चलाने का प्रश्न हो, संजय जी, ये तमाम सवाल आपके ऊपर भी उतने ही खड़े होते हैं। नहीं संभाल ऐसा नहीं है संजय जी, हमारा जो आत्मविश्वास आपके भी उतने खड़े होते हैं, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव में कल क्या है, कल संजय भाई, कल पूरे महाराष्ट्र में कल 33 सीटों का बाई इलेक्शन है। ऐसे मत करिए, एक करके बोलते हैं। रिजल्ट मुझे लगता है काफी टोन डाउन या टोन अप करेंगे। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ एक सेकंड बस संजय जी, एक आखिरी टिप्पणी हम यहाँ जरा नितिन गडकरी जी के बारे में भी देख लें। नितिन गडकरी जी के बारे में कहा जा रहा है कि बड़ी उनकी भी संभावना और शायद उनकी इच्छा भी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर आए। हमने जब उनसे सवाल पूछा, बड़ा गोलमोल जवाब आया। 1.5 महीने बाद आप महाराष्ट्र चले जाएंगे तो हम पूछेंगे सवाल, किसे समीक्षा कहां करेंगे? मुझे लगता है पहली बार बता चुके आचार संहिता है। मैं आपके साथ यहाँ रहता हूँ, अच्छा नहीं लगता क्या आपको? वानखेड़े जी, इससे पहले कि हम इस चर्चा को ही खत्म करें, क्या आपको लगता है कि नितिन गडकरी वाकई में सीरियस कंटेंडर है? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ब्राह्मण व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पे रहना बहुत मुश्किल है। और भाजपा के गोपीनाथ मुंडे जाने के बाद भाजपा में जो वैक्यूम हुई है, उसमें वाकई लीडरशिप क्राइसिस तो है। भले ही ये कहे कि हमारे पास बहुत नेता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है वो वैसा ही कांग्रेस में भी हुआ है। विलासराव देशमुख जाने के बाद एक जो सर्वमान्य और सर्व लोकप्रिय सबसे बड़ा जो नेता था, वो जाने के बाद एक वैक्यूम क्लियर हुई है। तो महाराष्ट्र में सभी दूर क्राइसिस तो है, एनसीपी को छोड़ के, क्योंकि वहां एक अजीत पवार है जो पूरे राज्य पे अपना ताकत भी दिखा सकते हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं। बिल्कुल, चलिए इस चर्चा को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ा है, मजबूरी है, वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जब तक सीटों का बंटवारा पूरी तरीके से नहीं हो जाता, सिर्फ फुटबॉल की ऐसी कहानियां देखते रहिए। बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों के साथ तुरंत वापस आ रहे हैं।